प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस सिर्फ विद्युत विभव और विभवांतर का टॉपिक पढ़ा। इसके जस्ट बाद में हम पढ़ते हैं आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब क्योंकि विभव की जो परिभाषा होती है उसी से हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा की यहाँ पे परिभाषा बनाएंगे। थोड़ा सा इसको यूँ समझें कि जैसे मान लो कि हमारे पास में कोई आवेश है, तो इस आवेश के चारों ओर इसका विद्युत क्षेत्र है और विद्युत विभव की परिभाषा हम क्या देते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एकांक धनावेश यानी Q नॉट दैट इज +1 कूलाम, इसको जब अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाते हैं तो किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। अब अगर मान लो, क्योंकि विभव की जो परिभाषा है वो हम बना रहे हैं एक तरह से W = Q नॉट इंटू V। Q नॉट यहाँ पे +1 कूलाम है, तो ये एक तरह से विभव की परिभाषा बनी। अब अगर मान लो एकांक धनावेश के लिए किया गया कार्य हम केवल V से लिख लें, कोई समस्या नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 कूलाम है। अब अगर मान लो हमारे पास में कोई दूसरा आवेश है ±q, यानी धनावेश हो सकता है या ऋणावेश हो सकता है, जो भी है, अगर इसको हम अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो किया गया कार्य क्या होगा? Q × V। एकांक धनावेश के लिए किया गया कार्य V के बराबर होता है, यानी विभव। तो ±q आवेश को लाने में किया गया कार्य ±q V के इक्वल होगा। और ये जो कार्य हैं, इसी कार्य को हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में लेते हैं। तो इजीली समझ में आ जाना चाहिए कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। यानी किसी आवेश को, यहाँ पर हम एकांक धनावेश नहीं कहेंगे, एकांक धनावेश के लिए तो किया गया कार्य विभव के रूप में परिभाषित है। तो किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य एक तरह से विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और परिभाषा हम बना सकते हैं। परिभाषा यूं बना सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इसी आवेश को लें और मान लें कि ये एकांक धनावेश नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, ±q आवेश है। इसको हम अनंत से इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु पर ला रहे हैं। ये धनावेश है, अगर ये भी धनावेश हैं तो हमें पहले से पता है कि दोनों धनावेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इस आवेश को अनंत से इसके विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। या अगर ये नेगेटिव है तो उस केस में क्या होगा कि इसके और इसके बीच में आकर्षण होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इनके बीच आकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। कुल मिलाकर के ये है कि स्थितिज ऊर्जा हमें पता है संरक्षी बल क्षेत्र में परिभाषित होती है, और संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य या संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य वो एक तरह से स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो अगर यहाँ पे ये आवेश धनावेश हैं तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य, और अगर ये आवेश ऋणावेश हैं तो आकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। ये कार्य इन दोनों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। यानी दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के कारण किए गए कार्य को हम स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब हम जो है यहाँ इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए पहले हम दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा परिकलित करेंगे, उसके बाद में दो से अधिक आवेशों के लिए भी कंसेप्ट देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय के लिए, दो आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे एक आवेश Q1 ले लें
और इससे स्मॉल r दूरी पर कोई दूसरा आवेश ले लेते हैं Q2। अब यहाँ पे Q1 और Q2 ये एक तरह से स्वैच्छिक हैं। हम ये माने कि एक आवेश को हम अनंत से इस बिंदु तक ला रहे हैं, जैसे ये बिंदु मान लो A है और ये B है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि Q1 को अनंत से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य। अगर Q2 पहले से उपस्थित नहीं है तो उस केस में इस A बिंदु के आसपास विद्युत क्षेत्र शून्य है, और शून्य विद्युत क्षेत्र में हम Q1 को अनंत से ला रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा। इट मीन्स जब Q2 यहाँ पे नहीं है और Q1 को अनंत से लाया जा रहा है तो बिंदु A का विभव शून्य है, इसलिए किया गया कार्य भी 0 होगा। अब जब Q1 को हम अनंत से A पर ले आए तो उसके बाद में हम Q2 को अनंत से B पर लाएंगे। अब Q1 और Q2 जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये स्वैच्छिक हैं। हम पहले इसको ला रहे हैं इसलिए इसको Q1 कह दिया, इसको बाद में ला रहे हैं इसको Q2 कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो Q2 को जब अनंत से B पर ला रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि B पर Q1 के कारण पहले से विभव होगा। कारण क्या है कि Q2 को Q1 के विद्युत क्षेत्र में लाने में कार्य होगा, वो चाहे आकर्षण बल के लिए हो या प्रतिकर्षण बल के लिए। तो W2 बराबर हम यहाँ पे एक इजी फॉर्मूला लिख सकते हैं, Q1 के कारण विभव इंटू Q2। Q1 के कारण विभव हम देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ से बहुत आसानी से समझ में आता है कि एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसका मतलब यहाँ तक अगर +1 कूलाम को हम लाते तो उस केस में इस Q1 के कारण यहाँ पर वो विभव होता। अब हम क्योंकि Q2 को ला रहे हैं इसलिए उस विभव को गुणा Q2 से कर लेंगे। अब विभव के फॉर्मूले हमें पहले से पता है, Q1 के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव K Q1 बाई R इंटू Q2। इट मीन्स ये बन गया K Q1 Q2 बाई R। W2 कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2 या 0 प्लस K Q1 Q2 बाई R। एक तरह से यही टोटल कार्य हुआ K Q1 Q2 बाई R। अब हमारे पास जो स्थितिज ऊर्जा है उसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला जो है हम चाहें तो डेल्टा U के रूप में ले सकते हैं। डेल्टा U जो है उसको एक तरह से हम U फाइनल माइनस U इनिशियल के रूप में लिखेंगे और ये W एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगी बाह्य कार्य। अब क्योंकि पहली स्थिति अनंत है, यानी आवेश को हम अनंत से ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा 0 है। सापेक्ष तल हम पहले से परिभाषित कर चुके हैं कि विभव एक सापेक्ष राशि है, वैसे ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी एक सापेक्ष राशि है, और सापेक्ष तल अनंत को माना जाता है जहां पर विभव और स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। तो उस केस में U इनिशियल 0 हो गया, तो इसका मतलब ये केवल U फाइनल मिलेगा W एक्सटर्नल। इसका मतलब ये हुआ कि U फाइनल या केवल U के रूप में लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई R। अब आवेशों की प्रकृति के अनुसार इसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि दोनों धनावेश हैं या दोनों ऋणावेश हैं, तब तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अगर एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। +4 रिपल्शन, प्रतिकर्षण के लिए प्लस आएगा, -4 अट्रैक्शन, आकर्षण के लिए यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा माइनस।
अब यहाँ से हम स्थितिज ऊर्जा की दूरी पर निर्भरता को भी इजीली समझ सकते हैं। अगर दोनों आवेश धनावेश है या दोनों ऋणावेश है, मीन्स दोनों की प्रकृति समान है, तो दोनों की प्रकृति समान होने पर स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव स्थितिज ऊर्जा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम आवेशों के बीच की दूरी को घटाएंगे, नजदीक लाएंगे, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ज्यादा कार्य होगा और ज्यादा कार्य होगा, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, तो व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन अट्रैक्शन में ये रिलेशन उल्टा होगा। क्यों? अट्रैक्शन में दूरी को अगर हम कम करेंगे तो, क्योंकि जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव है, दूरी को कम करने का मतलब वो नजदीक आएंगे और आकर्षण के कारण नजदीक आ रहे हैं, तो इसका मतलब आकर्षण के विरुद्ध कार्य कम होगा, तो स्थितिज ऊर्जा भी घटेगी। एक्चुअल में स्थितिज ऊर्जा जो है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य है, बाह्य कार्य के रूप में हम लिख रहे हैं, एक्सटर्नल नॉट इंटरनल। तो इसलिए हमने कहीं पहले जो है नेगेटिव साइन भी लिया था, अगर याद हो पिछले वीडियोस में, तो वो एक्चुअल में जो है विद्युत बल द्वारा कार्य था, ये विद्युत बल के विरुद्ध कार्य है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि प्रतिकर्षण के लिए स्थितिज ऊर्जा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी दूरी जब घटाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन अगर अट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, तो उस केस में स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी और ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा दूरी बढ़ाने पर बढ़ेगी, घटाने पर घटेगी। तो ये तो हमने जो है दो आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का कंसेप्ट पढ़ा। इसमें विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि कितने ही आवेशों का निकाय हो, हमेशा सबसे पहले जो आवेश आएगा उस निकाय को बनाने के लिए वो अनंत से जब आएगा तो कार्य जीरो ही होगा, क्योंकि वो बिना किसी विद्युत क्षेत्र में आ रहा है। उसके बाद में जो आवेश आएगा वो उस पहले आवेश के विद्युत क्षेत्र में आएगा, तो फिर पहले आवेश का विभव देखना पड़ेगा हमें। तो इस आधार पर हम जो है दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा देखते हैं। मान लें, इसको मिटा देता हूं मैं, तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हम कैसे कैलकुलेट करें, देखें। जैसे मान लो कि हमारे पास तीन आवेश हैं, यहां मैं ले लेता हूं Q1, ये Q2 और ये Q3। त्रिभुज मान लो A, B, C है, यानी ये त्रिभुज का नाम हो गया ABC। तो ABC के तीनों कोनों पर, तीनों शीर्षों पर तीन आवेश रखे हुए हैं, Q1, Q2, Q3। अब मान लें कि बिंदु A का स्थिति सदिश R1 वेक्टर है, B का स्थिति सदिश R2 वेक्टर है और C का स्थिति सदिश R3 वेक्टर है। तो उस केस में हमें जो है इनके सापेक्ष स्थिति सदिश लेने पड़ेंगे। जैसे A का B के सापेक्ष या B का A के सापेक्ष R12 या R21 के रूप में लिखा जाएगा। परिमाण में दोनों सेम होंगे। सेम ऐसे ही A का C के सापेक्ष या C का A के सापेक्ष R13 के रूप में लिखा जा सकता है और B का C के सापेक्ष R23 के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे अभी हमने पिछले कंसेप्ट में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा देखी थी, तो दोनों के बीच की दूरी ली थी। तो यहाँ पर भी हम दोनों के बीच की दूरी लेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि उनके स्थिति सदिश क्या है। अब इस निकाय को बनाने के लिए हम सबसे पहले आवेश Q1 को अनंत से लाते हैं, यानी अनंत से कहाँ तक? बिंदु A तक। तो Q1 को अनंत से A तक लाने में कार्य पहले से ज्ञात है,
कि जब Q1 अनंत से आ रहा है तो बाकी वाले आवेश वहां पर उपस्थित नहीं हैं, तो इसका मतलब ये शून्य विद्युत क्षेत्र में आ रहा है, तो कार्य 0 होगा। Q2 को अनंत से B तक लाने में कार्य, अब यहां विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि जब Q2 B बिंदु पर आ रहा है अनंत से, तो Q1 पहले से मौजूद है, इसलिए हम पहले Q1 के कारण विभव देखेंगे, यानी Q1 के कारण कहां पे विभव, बिंदु B पर, Q1 के कारण विभव इनटू Q2। W2 Q1 के कारण यहां पर विभव देखेंगे तो ये होगा K Q1 अपॉन R12 इंटू Q2, मीन्स टोटल बन गया K Q1 Q2 बाई R12। समीकरण से दे अलग अलग, तो Q2 को अनंत से Q1 के विद्युत क्षेत्र में लाने में कार्य हो गया। अब हम क्या करेंगे, Q3 को अनंत से C तक लाने में कार्य। जब Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाएंगे तो Q1 और Q2 पहले से मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 का यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, Q2 का भी विद्युत क्षेत्र है, दोनों विद्युत क्षेत्रों के संयुक्त प्रभाव में Q3 आएगा, तो उस केस में हम इन दोनों के कारण यहाँ पर विभव देखेंगे। तो फिर W3 जो लिखेंगे, ये लिखेंगे हम Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव इनटू Q3। Q1 के कारण बिंदु C पर विभव देखेंगे तो ये होगा K Q1 अपॉन R13, और Q2 के कारण C पर देखेंगे तो ये होगा K Q2 बाई R23 इंटू Q3। कुल मिलाकर के W3 हमारा बनता है K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23। एक और समीकरण, अब टोटल निकाय बन गया। इस निकाय को बनाने में टोटल कार्य कितना हुआ, W1 प्लस W2 प्लस W3। टोटल कार्य जब हम निकालेंगे यानी तीनों को ऐड करके, तो ये तो 0 है, प्लस K Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23। ये टोटल कार्य हो गया, और यही इन तीन आवेशों के निकाय की क्या हुई, स्थितिज ऊर्जा। यानी स्थितिज ऊर्जा को लिखेंगे K Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23। इस फॉर्मूले के अंदर हम देख सकते हैं कि प्रत्येक दो आवेशों का युग्म है, जैसे पहले और दूसरे का एक युग्म, पहले और तीसरे का एक युग्म, और दूसरे और तीसरे का एक युग्म। यानी जब तीन बिंदु हैं तो तीन बिंदुओं के तीन युग्म बन रहे हैं। ऐसे ही अगर मान लो हमारे पास चार आवेश हों तो चार आवेशों के कितने युग्म बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको एक चतुर्भुज के कोणों के लिए सेट कर लें। ये मान लो स्थिति सदिश R12 हैं, ये R23 हैं, ये R34 हैं, ये R14 हैं। एक युग्म ऐसे भी बनेगा R24 का, और एक युग्म ऐसे भी बनेगा R13 का। टोटल कितने युग्म बनेंगे, 6। 1 2 2 3 3 4 1 4 2 4 एंड 1 3, सॉरी हाँ 1 3। तो इस टाइप से चार आवेश होंगे तो उस केस में युग्म बनेंगे 6, और ऐसे ही हमें जो है युग्म बनाते जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में बहुत सारे आवेश हों, यानी n आवेश हों, तो उस केस में हम इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो हम n आवेशों के निकाय के लिए भी देख सकते हैं।
10 की जगह मान लो कि हमारे पास n आवेश है, तो n आवेशों के लिए यही फॉर्मूला, जैसे 4 आवेशों के लिए मैं अगर लिखता हूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ k q1 q2 बाई r12 प्लस k q2 q3 बाई r23 प्लस k q3 q4 बाई r34 प्लस k q4 q1 बाई r14। 4 युग्म तो डायरेक्ट बन गए, 2 युग्म और बन जाएंगे विकर्ण के थ्रू, k q1 q3 बाई r13 एंड k q2 q4 बाई r24। अगर n आवेश हैं तो दैट्स ऑन, आगे से आगे ये बढ़ता जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि प्रत्येक 2 आवेशों के यहाँ पे 2 युग्म बनते हैं, लेकिन दोनों में से हम जो है यहाँ पे एक युग्म को ही कंसिडर करेंगे। जैसे 1 2 को कंसिडर किया है, 2 1 को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जब n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हम कैलकुलेट करेंगे तो U इक्वल टू हम समेशन करेंगे यहाँ पे, जैसे फॉर्मूला हमारा है k q बाई r। अगर मैं यहाँ पे I ले लेता हूँ या J ले लेता हूँ तो ये हुआ IJ। अब I की वैल्यू और J की वैल्यू कैसे सेट करें, मैं इसे एक में ही सेट करता हूँ, I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1, बट I नॉट इक्वल टू J। I और J इक्वल नहीं होंगे, दोनों की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो सकती है, और फाइनली I इक्वल टू N, J इक्वल टू N, जबकि हाफ। इस हाफ से मतलब क्या है कि जो 2 आवेशों का युग्म है वो 2 बार आएगा, लेकिन उसका स्थितिज ऊर्जा में योगदान 1 बार ही होगा। अब इसको दूसरे तरीके से यूं भी लिख सकते हैं, जैसे हाफ 2 बार समेशन के रूप में दिखाएं, I इक्वल टू 1, I इक्वल टू N, J इक्वल टू 1, J इक्वल टू N, K QI QJ बाई R IJ। और यहाँ ध्यान रखेंगे कि I और J की वैल्यू सेम नहीं लेनी है। तो इस टाइप से हमने आज के टॉपिक में आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ी, जिसमें पहले हमने शुरुआत में 2 आवेशों के निकाय के लिए, उसके बाद 3 आवेशों के निकाय के लिए, फिर 4 5 जितने भी हम पढ़ सकते हैं, और n आवेशों के निकाय के लिए विशेष तौर से क्वेश्चन भी बनता है। इस हाफ का क्या तात्पर्य है वो भी ध्यान रखना है, ठीक है, ओके।